अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ा जुनून की एपिसोड 82 का पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। और अनकबूत जिसने रीड नहीं किया वो जाएं, काइंडली जाकर रीड करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो खामोश कदमों से महल के इस हिस्से की तरफ बढ़ रही थी जहां शाही शान से सजा डाइनिंग एरिया वाक़ था और राहदारी जिससे वो गुजर रही थी सोने और जमट के इम्तजाज से मजीन थी। छतों पर प्रूफ हीटिंग पेंटेड हैंड पेंटिंग फ्लास्को और क्रिस्टल झाड़ फानूस झलमला रहे थे। रोशनी को कमरे के हर गोशे में कौसे खिजा की तरह बिखेर रहे थे। वो पर्पल कलर में बेहद डेलिकेट सा लॉन्ग गाउन पहने हुए थी जो फुल स्लीव्स पर मुश्तमिल था। कमर पर इसके सिल्की बाल किसी आबशार के मानंद बिखरे थे। मेकअप में वो सिर्फ अपनी गहरी आंखों में काजल लगाए हुई थी। गाउन इसके बदन के साथ चिपका हुआ था जिसमें इसके कुंदन नशीबो फराज थमक रहे थे। जैक की पुश देखते इसके कदमों की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। दिल पहलू में शिद्दत से धड़कने लगा। टेबल पर नाश्ते के लवाजमात सजे हुए थे। डाइनिंग टेबल के गिर्द कुर्सियों पर जैक और एला बैठे थे। एला जैक के सामने सुनहरे रंग के लिबास में बैठी थी जिसमें इसका खूबसूरत बदन हर जगह से अपने जलवे दिखा रहा था। वो हमेशा की तरह लिबास पहनकर भी रिवील्ड हो रही थी। सिर्फ डॉलर जो इसने बड़े स्टाइल से अपने शानों के गिर्द लपेटा था, इसका भी कोई फायदा नहीं था। वो सिर्फ इसके खूबसूरत बदन की खूबसूरती को बढ़ा रहा था। वो धीरे धीरे जैक की तरफ कदम बढ़ाने लगी। इस हिस्से में दीवारों पर पुराने दौर की यूरोपीय पेंटिंग्स आवेजा थी और फर्श पर बिछा नीले व मखमली रंग का ईरानी कालीन बिछा था। जैसे ही वो डाइनिंग एरिया के बिल्कुल करीब पहुंची इसके कदम मजीद सुस्त हुए। सामने दीवार से दीवार तक लंबी ओवल डाइनिंग टेबल थी जिसके ऊपर नाजुक शीशे के चांदी के प्लेटर्स, क्रिस्टल ग्लासेस और सोने के किनारों वाले प्लेट्स करीने से रखे थे। खिड़की से बाहर वेंट्रन झील की ठंडी नीली रोशनी अंदर आकर चमकदार फर्नीचर पर ठंडक की महर सब कर रही थी। जरमुश दिल पर हाथ रखे अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करने लगी। अभी तक वो जैक की पुष्ट पर ही खड़ी थी। आर्यन खानजादा की आंखें सामने लगे ग्लास वॉल पर उभरते जरमुश के अक्स पर गड़ी थी। वो रात की तरह बेपरवाही से इस हिस्से की तरफ आई थी, बेपर्दा और बेइंतहा खूबसूरत। वो छुरी की नोक को गोश्त के इस बैग किए टुकड़े पर मारने लगा। इसके सामने प्लेट में पड़ा था। आंखें जरमुश के कुंदन नशीबो फराज वो दहकते बदन पर थे। आर्यन खानजादा की दहकती निगाहों में शोले भड़कते जा रहे थे। गुड मॉर्निंग एला। वो आगे बढ़ते एला को देखते मुस्कुराई थी। गुड मॉर्निंग। एला जरमुश को देखते होते मुस्कुराई। जरमुश का यहाँ आना इसे अच्छा नहीं लगा था, मगर जैक के सामने वो जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए गई थी। आर्यन खानजादा इसी लम्हे कुर्सी घसीट कर उठते हुए आगे की तरफ बढ़ा। जरमुश की निगाहें जैक की पुर्श पर गड़ गईं। आंखों से मायूसी लहराई और वो इसे फिर से ना देख सकी। जरमुश एला की तरफ बढ़ते इसके साथ वाली सीट पर बैठने लगी। आर्यन और जरमुश की तरफ मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा। जरमुश कुर्सी घसीटते हुए इसके शानों पर नरमी से हाथों का दबाव डालने लगी। कुर्सी पर बिठाया और इसकी सांसों की गर्माइश पर झुलसी थी। गाल तपकर कंधार हो रहे थे। एला की आंखें जलन से बहने लगीं। जैक इस लड़की को इतनी इज्जत देता था, वह हैरान थी। वो जरमुश के शानों पर मजीद झुक गया था। आर्यन के लब जरमुश के गालों से टकराने लगे। जरमुश के गालों में गुलाब की सुर्खी छलकने लगी। टेबल पर रखे इसके हाथ कपकपाने लगे। आर्यन खानजादा के मजबूत हाथ जरमुश के कपकपाते हाथों को अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। टेबल के गिर्द खड़ा फीमेल स्टाफ जो सफेद यूनिफॉर्म पहने हुए था, वह स्टाफ अकड़ कर अपनी ड्यूटी निभा रहा था। इनके सरों
کہ اوپر محل کی چھت پر کیمرے گردش کر رہے تھے۔ باہر برف میں نقاب پوش گارڈز اپنی پوزیشن سنبھالے کھڑے تھے اور زرمش کے سامنے وہ پرانی دیوار تھی جس پر مافیا ورلڈ کے ہر غدار کا نام اور خون خشک ہو چکا تھا۔ وہ دیوار پر اصل خون سے پینٹ ہوا تھا۔ زرمش اس دیوار کو دیکھتے سانسیں روکے ہوئے تھی۔ یہاں ایک سانس لینا بھی جیک کی اجازت کے بغیر ممکن نہ تھا۔ آریان کی گرم نگاہیں اب زرمش کے چہرے پر تھی۔ وہ گال جس پر ایک رات پہلے اس کا نقش ثبت ہوا تھا اب بھی نرماہٹ اور تابانی سے دہک رہا تھا، ویسے ہی نیلا۔ آریان کی سانسوں کی تپش اس کی پچھلی گردن پر بکھرنے لگی۔ وہ اس کے بال نرمی سے ایک سائڈ پر کر چکا تھا۔ زرمش کی گردن میں جھرجھری دوڑی تھی۔ ایلا کا دل کسی بے سہار سے کاٹا گیا۔ جیک جو کسی کے قریب جانا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ زرمش کو ایسے چھو رہا تھا جیسے وہ اس کا ون اینڈ اونلی پیس آف کیک ہو۔ ایلا کی آنکھیں مزید شدت سے بہنے لگی۔ وہ ہست و رکابت سے لرزنے لگی تھی۔ جیک آہستہ سے زرمش کے کان کے قریب چکا تھا۔ I did not touch you to claim you, Venom. I touched you to brand you. میں نے تمہیں اس لیے نہیں چھوا کہ تمہیں اپنا کہہ سکوں، وینم۔ میں نے چھوا صرف اس لیے کہ تم پر اپنی مہر لگا سکوں۔ زرمش کا گال اس کے الفاظ پر دہکنے لگا۔ وہ اسے دیکھنے کی خواہش کے لیے پیچھے مڑ کر اسے دیکھ نہ سکتی تھی۔ جیسے بلڈ ٹو اسپیس کے وہ قابو میں آئی تھی، اس کی باہوں میں وہ ہل بھی نہ سکتی تھی، ایسے ہی یہ جیک بھی اسے اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ جیک کے لب اس کی پچھلی گردن کو چومنے لگے۔ زرمش نے کانپتے ہاتھوں سے نائف اٹھایا۔ Some girls wear diamonds. Mine wears bruises that glitter better. کچھ لڑکیاں ہیرے پہنتی ہیں، میری عورت پر وہ نشان ہوتے ہیں جو چمک میں ہیرے کو بھی شرمندہ کر دے۔ اب اس کے نیلے گان کو چومتے کہہ رہا تھا۔ ایلا کے ہاتھ تھر تھر آ گئے۔ نائف اس کی پلیٹ سے چھنک کی آواز سے ٹکرا کر گر پڑا۔ ایلا کو اپنی گردن میں ہیرے کا بیش قیمت نیکلس چبھنے لگا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ رشک سے زرمش کے گال کے زخم کو دیکھنے لگی، مگر جیک نے نظریں اٹھا کر ایک بار بھی ایلا کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کا مرکز وہ لڑکی تھی جو ایک وقت میں اس کی محبت، اس کی بیوی اور اس کے ظلم کا مرکز بھی تھی۔ وہ اپنی ہی بیوی کے گال پر بے حد ظلم کر چکا تھا، مگر اب وہ مداوا بھی تو کرنا تھا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے گال چوم رہا تھا۔ ایلا زرمش کے گالوں پر سرخی دیکھتے حیران تھی۔ آتشدان میں جلتی آگ اور اس کے گالوں کا رنگ ایک جیسا تھا۔ یقیناً اس کے گال سے ایک بھی چھوڑ رہے ہوں گے اور ان کی حدت سے جیک کے لب جل رہے ہوں گے۔ یہ سوچتے ایلا کا جسم تب کر کندھن بنا تھا۔ اس کی نیلے گال کو نرمی سے چومتی ہی جا رہی تھی۔ زرمش کی گھنیری پلکیں اس کے عارض پر سجدہ زیر ریز ہوتے کپ کپا رہی تھی۔ You'll cover it, won't you? But skin remembers who worn it. تم اسے چھپاؤ گی نا، مگر جسم یاد رکھتا ہے اسے کس نے جلایا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ زرمش کے ہاتھ نے خود بخود گال کو چھوا جہاں وہ نشان تھا۔ دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ زخم نہیں تھا، یہ جیک کی طرف سے حق ملکیت تھی۔ وہ جانتی تھی، اس لیے تو سانسوں میں آگ دوڑی تھی۔ وہ مزید اس پر جھکا۔ اس کے جھکنے سے زرمش کی گردن پر سانسوں کی حرارت چمکنے لگی، جیسے کسی نے گردن پر دہکتا انگارہ رکھ دیا ہو۔ وہ گال جو کل رات نیلا ہوا تھا، جیک کے لبوں سے لم سے مزید دہکنے لگا تھا۔ Don't play games with me, my Venom. Jack does not always pull you out of the frozen lake. Sometimes he buries you under it. مجھ سے کوئی کھیل مت کھیلنا، my Venom، ورنہ جیک ہر بار برف کی جھیل سے بچاتا نہیں، برف میں دبا بھی دیتا ہے۔ وہ اس کے نیلے گال کو نرمی سے دانتوں میں دبا گیا تھا۔ زرمش سے سکتے مجسم ہوئی۔ A body can be buried in ice and still be kept close. کسی کی لاش کو برف میں دبا کر اسے اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے۔ وہ اب اس کے نیلے گال کو نرمی سے دانتوں سے کاٹ رہا تھا۔ زرمش جلن سے سسکاری بھرنے لگی۔ Dead or alive, you're still mine. زندہ ہو یا مردہ، تم میری ہو۔ اس کا رگوں سے ابھرا ہاتھ زرمش کی گردن سے لپٹا۔
जरमिश की निगाहें इसकी वेन से उभरे हाथ पर थी। इवन एज अ क्रॉप्स आइड कीप यू क्लोज। लाश भी बन जाओ तो भी पास रखूंगा। जरमिश का दिल अब कानों में बजने लगा। जैक के लब इसके कंधों पर चूमने लगे थे। आई डिड नॉट नीड यू ब्रीथिंग, आई नीड यू हियर। तुम्हारा सांस लेना जरूरी नहीं है, तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है। वो बर्फीली सरगोशियां करते जरमिश का खून जमा रहा था। Some men bury their enemies. I bury what's mine so no one else ever touch it. कुछ मर्द दुश्मनों को दफनाते हैं, मैं इसे दफनाता हूँ जो मेरा होता है, ताकि कोई और इसे न छू सके। और जरमिश के सफेद गर्दन को दांतों में दबा चुका था। जरमिश ने अपना निचला अलग काटते सिसकी भरी। वो पीछे हटा तो गर्दन पर सुर्ख धब्बा पड़ चुका था। वो उसकी गर्दन पर वो सुर्ख धब्बा देखते मुस्कुराते हुए तेज तेज कदमों से डाइनिंग एरिया के बाहर की तरफ बढ़ने लगा। जरमिश की जान में जान आई थी। वो गहरे सांस लेते कांपते हाथों से प्लेट में पड़े गोश्त के टुकड़े को छुरी कांटे से काटने लगी। जैक, एला की पुकार पर वो रुका। जरमिश के कपकपाते हाथ साकत हुए थे। एला आरियान की तरफ बढ़ते इसके कोट के बटन ठीक करने लगी। जरमिश गर्दन मोड़ते इन दोनों की तरफ देखने लगी। जैक की पुश्त इसकी तरफ थी। एला की कलाइयां जैक की गर्दन में हमारी हुई थी। जरमिश इसे लम्हे अपनी निगाहें फेर चुकी थी। वो गहरे सांस भरते बीफ स्टिक को काटने लगी, मगर हसासियात एला और जैक की तरफ ही मरकूज थी। जरमिश ने कांटे में टुकड़ा फंसाते इसे बमुश्किल अपने हलक से उतारा था। पता नहीं वो कड़वा था या इसे जहर की तरह लगा था। वो एक बार फिर गर्दन मोड़े जैक की तरफ देखने लगी। एला की बाहें अभी तक जैक की गर्दन में हमायल थी। पिछले 5 मिनट से ये बाहें जैक की गर्दन में हमायल थी। जरमिश की निगाहें दीवार पर लगे घड़ियाल की तरफ थी। वो एक एक सेकंड गिन रही थी। वो बुरी तरह से बेचैन हो रही थी। अगले लम्हे इसने गर्दन मोड़े फिर से इन लोगों पर निगाह डाली। एला जैक के साथ मजीद चुपकी थी। तो उसी लम्हे कुर्सी घसीट कर उठते भागते हुए डाइनिंग एरिया अबूर कर गए थे। आर्यन खानजादा ने एला की बाहें अपनी गर्दन से हटाते इसे भागते हुए देखा था। इसके लबों पर पुरस्रार मुस्कुराहट रेंगी थी। जैक, एला रोते हुए इसके सीने से लगी थी। वो कई बार इसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी। वो हर बार नर्म मुस्कुराहट उछालते इसे खुद से दूर कर देता था। आज भी वो उसे नरमी से खुद से दूर करते लंबे लंबे डाक फड़ते महल से बाहर निकल गया था। जैक, एला चीखी। जैक वेंट्रन झील की बर्फ की तह पर खड़ी अपनी मर्सिडीज पर बैठ रहा था। इसके गिर्द खड़े गार्ड्स भी गाड़ियों में बैठते इसके पीछे रवाना हो चुके थे। आयुष मैरून रंग के वेलवेट के पठानी फ्रॉक में मलबूस थे, जिसके दामन पर और गले पर शीशों का काम हुआ था। इसके भीगे सुनहरे बाल इसकी कमर पर बिखरे थे। फ्रॉक अच्छा खासा महंगा था, जिसके खूबसूरत बदन पर अच्छा खासा जच रहा था। वो इस कमरे में खड़ी ग्लास विंडो से सरसब्ज पहाड़ों को देख रही थी। सूरज आज पूरी आबोताब से चमक रहा था। आज की नीली आंखें इन पहाड़ों पर जमी थी, जिनसे इंतहा की वहशत होती थी। आयुष मलिक का बस चलता तो इन पहाड़ों को जलाकर भस्म कर डालते। आखिर ये क्यों इतनी मजबूती से खड़े थे? ये क्यों इसकी तरह टूटकर बिखरते ना थे? कमरे में जावियार खानजादा की भारी सांसें गूंज रही थी। आयुष ने गर्दन मोड़े से देखा। वो सफेद ट्राउजर पहने शर्टलेस बेड पर औंधे मुंह लेटा गहरी नींद सो रहा था। आयुष की भीगी निगाहें इसके पाँव के तलवों पर थी, जो चमक रही थी। इसके पाँव की रंगत बेइंतहा सफेद और सुर्खी माइल थी। जितने पैर ऊपर से चमकते इतने तलवे भी चमकते थे। वो बेहद साफ सुथरा रहता था। जरा सी गंदगी और बेतरतीबी से भी बेइंतहा एलर्जिक होता था। वो लोग पिछले 1 हफ्ते से डेरे पर थे, तब से वो इसके करीब नहीं आया था, मगर रखा इसे खुद से बेइंतहा करीब था। आयुष एक बार फिर से गर्दन मोड़े ग्लास विंडो से नजर आते सरसब्ज पहाड़ों को देखने लगी। आज धूप बेइंतहा चमकीली थी, मगर शबनम की बूंदें ग्लास पर अभी भी चमक रही थी। वह हाथ से शबनम की बूंदें चुनने की सही करने लगी। ये जानते बूझते शबनम की बूंदें शीशे के पार हैं, मगर वो पागलों की तरह शबनम की बूंदें चुनने में हलकान हो रही थी। वो नाकाम हुई थी और अपनी बेबसी पर सिसक सिसक कर रोते हुए ग्लास विंडो के साथ पेशानी टिका गई। आयुष सावियार की पुकार पर वो इसी लम्हे पलटी थी। आंसू नीली आंखों से ठहर गए थे, जिन शबनम की बूंदों को चुनने के लिए वो बेचैन हो रही थी। अब वो इन्हीं इनकी आंखों में साकत थी। वो सीधे होते तकिए को फोल्ड किए इस पर सर रखे इसे बगौर देख रहा था।
पेशानी पर बाल बेतरतीबी से बिखरे थे, नींद से बोझिल आंखों में हल्की सी सुर्खी थी। तुम रो रही थी? उसे गहरी निगाहों से देखते हुए सवाल कर रहा था। चेहरे पर नागवारी और सर्द मेहंदी छाई हुई थी। यकीनन इसका सिसकना इसके समातों पर गिरा गुजरा था। अब आईब्रोज का से सर्द निगाहों से घूर रहा था। नहीं। आयुष ने नफी में सर हिलाया। जावियार की निगाहों में सर्द मेहंदी और नागवारी की जगह हिद्दत आन ठहरी थी। वो अब इसे गर्म निगाहों से देख रहा था। वो मैरून पठानी फ्रॉक में खड़ी बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। वो इस्तेहाक से इसके नकोश को देखते इसके जिस्म के नाजुक खतूत का मुआयना करने लगा, जिसे वो हर एंगल से अपने हाथों से बहुत बार बड़ी गहराई से माप चुका था। पर्दे बराबर करो और मेरे पास आओ, बेहद नर्म लहजे में हुक्म दिया। आयुष को सांसें रुकने की लगी। कदम मन मन भड़के हुए सामने लेटे मगरूर जालिम जावियार खानजादा को अब सहना आसान न था। वो इसे अब शौहर के दर्जे से नीचे गिरा चुकी थी। इसे सहना यानी सांसों को उलझाना था। ये मरने की हद तक अजियतनाक था। वो आहिस्ते से कदम बढ़ा रही थी। जावियर खानजादा इसके आहिस्तगी पर कदम बढ़ाने पर बेचैन हुआ था। न पूछ में नागवारी कर रही थी। मोबाइल बेल पर इसने कॉल रिसीव की करते कान से लगाया। सलाम मुरे। वो आयश से निगाहें हटाए बोला था। जावियार तुम आयश को लेकर हवेली कब आएगा? तबाना खानम ने सवाल का जवाब दिए बिना कहा। इनकी आवाज में अच्छी खासी काट और चुभन थी। यकीनन इन्हें आयश का इतने दिन हवेली से दूर रहना गराह गुजर रहा था। क्यों? वो आयश को इधर ही जमे देखकर इसे गजबनाक निगाहों से घूरते हुए बोला। क्यों, क्या मतलब? वो कब तक तुम्हारा साथ डेरे पर रहेगा? और डेरे पर कब से औरतें रहने लगा? वो जावियार की आवाज में सख्ती मजबूत करते जब्त से बोले। वो मेरे साथ है तो अकेली तो नहीं रह रही। जावियार ने आयश को अब हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। वो जमकर अपनी जगह पर खड़ी रही थी। आयुष गहरा सांस लेते उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम मर्द है, तुम हवेली से बाहर इतने दिन रह सकता है। वो औरत है, वो भी बनी में आए हो। इसको हवेली लेकर आओ। बहुत सा काम इसका वजह से रुका हुआ है। मुलाजमें मर गई हैं, जिसकी वजह से हवेली का काम रुक गया है। वो गुस्से से लफ्ज चबा गया था। निगाहें आयुष के से हटी थी। चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। जावियार, वो गनी में है। इज्जत से रुखसत होकर आने वाला तुम्हारा बीवी नहीं। तबाना खानम ने का लहजा काटदार हुआ था। बनी में है मगर किसी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसने काल काटते हुए अपना फोन गुस्से से जमीन पर दे मारा था, जो चलते हुए आयश के कदमों के पास आन गिरा था। आयश डरकर अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ा गई थी। जावियार की सर्द निगाह पर वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ गई थी। जावियार इसे कलाई से जकड़े अपने सीने पर गिरा चुका था। वो इसे अपने सीने में कैद कर गया था। आयश की धड़कनें इसके सीने में बजने लगी। उसके बालों को जकड़े इसका चेहरा ऊपर को उठा गया था। इतने नखरे क्यों? कब से बुला रहा था? जावियार खानदादा की आंखों में देखते वो घबराते हुए निगाहें झुका गई। मुकाबिल की पुरकशिश आंखों में गुस्से की हिद्दत नहीं बल्कि जज्बों की लौ देती आंच थी। वो उसे गर्म निगाहों से देखते बेहद बेबाकी से खुद के साथ लिपटाए छू रहा था। शर्मा रही हो? इसके सवाल पर आयुष को हंसी आई थी। वो जरूरत से ज्यादा खुशफहम था। उसके चेहरे की सुर्खी को शर्म और हया पर महमूल कर रहा था। क्या एक बीवी अपने शौहर की बाहों में ऐसे कांपती भी है जैसे वो उसकी बाहों में लरस रही थी? और उसका कांपना गौर कि सिर्फ उसे गालों की सुर्खी को अपनी मर्जी का रंग दे बैठा था। आयुष की झुकी पलकें मजीद लरसने लगी। तो कपाती मुठ्ठियां इसके सीने के ब्राउन बालों को दबोच रही थी। जावियर खानदादा इसके फ्रॉक की जिप नीचे खिसकाते इसे अपनी बाहों से आजाद कर गया। आयुष इसे हैरत से देखते इससे दूर होते हुए दूसरी तरफ खिसकी। वो उसे कलाई से जकड़े तकिए पर ऊंधे मुंह लिटा गया था। इसकी फ्रॉक कंधों से नीचे खिसकाए वो आयुष की कमर पर अपना हाथ नरमी से फेर रहा था, जहां अब जख्म नहीं इसकी बर्बरियत का निशान रह गया था। वो झुकते हुए इस बेदर्द निशान पर लब रख गया था। आयुष तकिए को मुट्ठी में दबोचे सांस लेने की कोशिश करने लगी। इसके नर्म होठों का लम्स किसी फन फैलाए जहरीले नाक की तरह इसे डस रहा था। वो इसे ऊपर से नीचे चूमते हुए इसे सीधा करते अब की बार अब अब इसकी कलाइयों को देख रहा था, जहां से अब निशान बाकी रह गए थे, जैसे इसकी रूह पर निशान बाकी रह गए थे। तुम अब ठीक हो चुकी हो, अब मेरी गुर्बत सह सकती हो। वो इसकी आंखों में आंखें डाले कह रहा था। आयुष सरदार सावियार खानदादा की रहम दिली पर भीगी आंखों से मुस्कुराई थी। सरदार सावियार वाकई में आला ज़र्फ बेहद रहम दिल था, जो पिछले एक हफ्ते से इसे बख्शे हुए था। उसे मखमूर निगाहों से देखते इसकी गर्दन पर झुक गया। आयुष का दिल जार जार रोने लगा। वो इसे नीचे मजीद बुरी तरह कांपने लगी। फ्रॉक कंधों से नीचे
खिसकते जमीन पर गिर चुका था। इसके सख्त हाथ जगह जगह से छूने लगे थे। वो उसके खूबसूरत बदन का हाथों से अच्छी तरह मुआयना करते पीछे हट चुका था। आयुष ने गर्दन मोड़े से देखा और उसकी तरफ करवट लिए साइड टेबल से सिगरेट केस से सिगरेट निकालते लबों में दबाते इसे लाइटर से शोला दिखा रहा था। वो सीधे होते तकिए को फुल केस पर सर रखे कश लगाने लगा। आयुष का अंबर अपने वजूद पर कर गई थी। वो आंखें मूंदे सिगरेट पीने में मशगूल था। शायद इसे आज भी आयुष मलिक पर रहम आ गया था। आयुष ने सोचते आंखें मूंदी थी। ड्रेसिंग रूम में स्या नाइटी है, देख बंद करके आओ। इसकी भारी आवाज पर आयुष को अपनी सोच पर हंसी आई थी। वह कहाँ कम पर राजी होता था। आयुष आंखें खोलते उठकर बैठी, झुकते हुए अपनी फ्रॉक पहनने लगी। चुई मुई औरतों की तरह हरकतें मत करो। आयुष वो गर्दन मोड़े इसे देखने लगा। आयुष फ्रॉक पहन चुकी थी। वो इसके ढांपे हुए बदन को देखते भड़का था। जब ये उतरना ही है तो फिर खामखा क्यों खुद को थका रही हो। जानती हूँ ना अभी तुम्हें खूब मेहनत करनी है। वो इसकी तरफ चुकते हल्का सा मुस्कुराया। आयुष बेड से उतरते तेज तेज कदमों से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। उसकी खामोशी पर झुल्लाते हुए सिगरेट एश ट्रे में रख गया था। सिगरेट जिगर जिगर जलाता था और अक्सर वो दिल चलाती थी। वो सीधे होते अपनी निगाहें ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे पर टिका गया था। आयुष की सिसकारियां सुनते वो मुंतजिर हुआ था। ड्रेसिंग रूम में मातम जरूर मनाएगी। वो जानता था। 2 मिनट में आयुष पैरों तक छूती स्याह रंग की नाइटी में ऐसे सामने थी। न मातम न सिसकियां। वो हैरान होते इसकी गहरी निगाहों से देखने लगा। वो इसके सामने खड़ी अपना गाउन खुद ही रिमूव कर गई थी। इम्प्रेसिव। जावियर खानजादा स्याह गाउन उसके पैरों में गिरते देख के मुस्कुराया। निगाहें उसके चेहरे के नकोश का मुआयना करने में मसरूफ थी, जहाँ सपाटपन छाया था। वो घुटनों तक आती अब स्याह नेट की नाइटी में मलबूस थी। तो आदशा कयामत का इस बदन जो जिस्म को लम्हों में आग की तरह भड़का देता था। जावियार स्टिल इसके नकोश को अपनी निगाहों के हिसार में लिए हुए था। उसकी तरफ खुद ही बढ़ने लगी थी। जावियार खानजादा को खुद ही इसका अपनी तरफ पड़ना चुभा था। वो तो हमेशा दूर खड़े कांपती थी। इसने इसके बला पर 100 जतन करके इसकी तरफ आती थी। वो इसके करीब आते आखिरकार रुक गई थी। शायद इससे ज्यादा वो बेबाकी नहीं दिखा सकती थी। जावियार खानजादा इसके रुकने पर बुलंद बबांग कहका लगा गया था। आयश अपनी कलाइयां पीछे करती मुठ्ठियां भींच गई थी। मुकाबल की दहशत अभी तक इस पर कायम थी। वो खुद से और ख्वाब से लरसने लगी। जावियार खानजादा हाथ बढ़ाते इसे अपनी तरफ खींच चुका था। इसके कपकपाते बदन को खुद में कैद करते रुख पलट गया था। नाहक डर रही हो आयुष मलिक। इसका लहजा गंभीर था। सांसें इसकी कान की लो पर बिखर रही थी। अगर तुम मुझे नहीं सह सकती तो समझो दुनिया की कोई औरत मुझे नहीं सह सकती। उसके नाथुआ जिस्म पर अपना भारी भरकम बोझ डाल दिया। तुम बेइंतहा खूबसूरत हो। इसकी सरगोशियां बढ़ रही थी। जिस्म पर्दों की बंदिश से आजाद होने लगे। वो उसके लबों पर काबज होते इस पर अपनी शिद्दतें ढाने लगा। कंबल के अंदर आयुष मलिक की आंखों के गोशे भीगते जा रहे थे। वो अपना जुनून इस पर उतार रहा था जिस पर फिर से दागदार होने लगा था। अब की बार बेदर्द मार न सही मगर जावियार की शिद्दतें सही मगर बदन के दागदार हो रहा था। उसके लबों को दीवाना वार चूमते आयुष की नाजुक कलाइयों को तकिए पर पिन किए हुए था। कमरे में दहकती सांसों के साथ मायने खेज खामोशी का राज था। आयुष इसकी बाहों में टूटी बिखरी समाई हुई थी। वो स्याह रंग की फुल गाउन नाइटी में मलबूस थी जो इसे वो इसे खुद के साथ लिपटाए गहरी नींद सो रहा था। आयुष की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात धीरे धीरे सरक रही थी। आयुष ने इसकी मजबूत बाहों से निकलने की सही की थी। जावियार ने अपनी नींद से बोझल आंखें जरा सा खोलकर आयुष को देखा था। आयुष को बगौर देखते हुए अपनी बाहों से आजाद कर दिया था। आयुष के कंफर्ट की बदौलत वह इस पर रहम खा गया था। आयुष के कंफर्ट की बदौलत वो इस पर रहम खा गया था। आयुष की रहम दिली पर एक बार फिर से तलखी से हंसी थी। वो इससे दूर होते कमरे में फैली नीलगो रोशनी में इसे देखने लगी। उल्टा लेटा एक बार फिर से गहरी नींद में महू था। इसकी भारी होती सांसों के साथ इसके खर्राटे कमरे में गूंज रहे थे। वो इसे थकाने की चाह लिए खुद ही थक चुका था। भला औरत भी मर्द की कुर्बत में थकती है? औरत सिर्फ मर्द की कुर्बत में मरती है या बिखरती है। वो मर रही थी और वो इसके कसरती बदन को देखते तल्खी से मुस्कुराई थी। आज धीरे धीरे से बेड से उठते सोफे की तरफ बढ़ी जहां इसका मैरून फ्रॉक और ट्राउजर पड़ा था। वो अपनी नाइटी उतारे एहतियात से फ्रॉक पहनने लगी।
आयश की सांसें भी ज़ावियार खानदादे के खौफ से लरस रही थी। वो कपकपाते हुए सोफे पर रखी ज़ावियार की मर्दाना शान खुद पर उठ गई थी। निगाहें मुसलसल ज़ावियार खानदादे की तरफ थीं। इसके खर्राटों की गूंज बढ़ती जा रही थी। वो काफ़ी पुरसुकून और गहरी नींद सो रहा था। वैसे भी वो गहरी नींद सोता था, आज तो बहुत ही स सुकून से था। देर सोने वाला था। आयश जानती थी वो आज ज़्यादा ही पुरसुकून है। आयुष तिल्की से सोचते मुस्कुराते जा रही थी। वह एहतियात से कदम बढ़ाते जावियार के साइड टेबल की तरफ बढ़ते कपकपाते हाथों से इसका पर्स पकड़ गई। आयुष के माथे पर भी पसीना फूटने लगा। पर्स में काफी पैसे थे। इसने देखे थे। आयुष ने कांपते हाथों से 5,000 वाले दो नोट इसके पर्स से निकाले। वो इसका मोबाइल उठाते बुरी तरह कांपते मोबाइल फोन सीने से लगा कर थे। वो स्टिल गहरी नींद में था। आयुष का पूरा वजूद पसीने से भीग चुका था। कनपटी से पसीना बहते गर्दन पर टपकने लगा था। 5,000 के कड़कड़ाते नोट मुट्ठी में भीग चुके थे। यहाँ डेरे पर गेट पर कोई चौकीदार नहीं होता था। वो निकाह से पहले जब भी डेरे पर आई थी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और अब भी वो आई थी गेट पर, तो क्या आसपास भी जावियार का कोई गार्ड नहीं था? इससे अच्छा मौका नहीं था इसके पास इस जालिम सरदार की कैद से भागने का। वो अगर आज हिम्मत न जुटा पाती तो वो सारी उम्र इस जालिम की कैद में सिसकती रहेगी। अजान मलिक, सबरीना मलिक, मुस्तफ़ा मलिक, यहाँ तक के शाहवीर भी इस तक नहीं आएगा। वो भीगी आंखों से कांपते हुए जावियार को देख रही थी। मार खाना तो आसान था, मगर मार खाने के बाद इस जालिम इंसान का बिस्तर गर्म करना रूह को चीरने के मुतरादिफ था। वो जावियार खानदादा को नफरत आमेज निगाहों से देखते हुए निकल आई थी कमरे से निकल आई थी। वो स्टिल गहरी नींद सो रहा था। आयुष कमरे से निकलते बरामदे से होते बाहर सहन में आई सर्दी की लहर इसकी हड्डियों में सरायत कर गई थी। वो शॉल अच्छी तरह खुद पर लपेटे गेट की तरफ भागने लगी। गेट पर वाकई में कोई नहीं था। लोहे की सलाखों वाले गेट पर कुआड़ कुआड़ अंदर से बंद चढ़ा था। वो मजीद तेजी से भागने लगी। गेट तक पहुंचते ही इसकी कहर बरसाती सर्दी भी वो पसीने से शराबोर थी। धक धक कानों में बज रही वो गेट तक पहुंचते कांपते हाथों से गेट को कुआड़ खोलने लगी थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज पर वो जी जान से कांपी थी। मोबाइल और पैसे इसके हाथ से छूटकर नीचे गिरे थे। इसने मुड़ते हुए देखा, रोमियो और टाइटैनिक से खूंखार निगाहों से देखते हुए भौंक रहे थे। आयशा ने खौफ से रोते हुए रुख पलटे जल्दी जल्दी गेट का कुआड़ खोलने लगी थी। रोमियो टाइटैनिस की तरफ बढ़ते ही इसकी चादर का कोना मुंह में दबाते भौंकने लगे। आयश चीखती हुई पलटी, फिर वो इसका चादर का कोना खींच रहे थे। वो खौफ से चीखते हुए अपनी चादर उतारते जमीन पर फेंक गई थी। रोमियो जावियार की चादर पर मुंह मारने लगा, जिससे जावियार खानजादा की खुशबू आ रही थी। टाइटैनिस पर मुसलसल भौंक रहा था। रोमियो टाइटैन आम कुत्ते न थे, वो शिकारी कुत्ते थे जो जावियार के दुश्मन को चीर फाड़ कर रखना जानते थे। वो जावियार खानदादा के बेहद वफादार रोमियो टाइटैन आयश पर भौंकने भौंकते अब इसकी फ्रॉक का कोना दांतों में दबाते अपनी तरफ खींच रहे थे। आयश गेट से चुपके दिल खराश चीखें मार रही थी। अंदर सोया जावियार आयश की चीखों और रोमियो टाइटैन के भौंकने की आवाजों पर हड़बड़ा कर उठा था। आयश के दिल खराश चीखों पर वो कंबल अपनी टांगों से दूर उछालते बेड से तेजी से उतरते भागते हुए बाहर आया था। बाहर का मंजर इसे बौखलाने के लिए काफी था। वो थर-थर कांपते गेट से चिमटी चीखें मार रही थी। रोमियो टाइटैनिस के फ्रॉक के दामन को दांतों में दबाए इस पर भौंकते हुए वो इसे अपनी तरफ खींच रहे थे। स्याह ट्राउजर में मलबूस शर्टलेस खड़ा वो सिर्फ आंखों से आयुष मलिक को देख रहा था। वो क्या करने वाली थी वो समझ चुका था। रोमियो टाइटैन मुसलसल इसे अपनी तरफ खींच रहे थे। वो जानवर होते हुए भी समझ चुके थे कि वो यहाँ से भाग रही है। सावियार खानजादा की मुठ्ठियां सख्ती से भींची थी। चादर के बगैर खुले बालों के साथ वो गेट के साथ चुपकी दिल खराश चीखें मार रही थी। रोमियो टाइटैन वो गरजते हुए इसकी तरफ बढ़ा। इसकी गर्जदार आवाज पर आयुष की चीखें थमी थी। वो इसे देखते खौफ से साकत हुई थी। वो रोमियो टाइटैन को सिर्फ आंखों से देखते इसकी तरफ बढ़ रहा था। इस पर निगाह नहीं डाली थी। रोमियो टाइटैन इसकी गर्ज पर थमे नहीं थे। वो मजीद बुरी तरह आयुष पर गुर्राए थे। आयुष मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखों को हलक में घोंटते हुए मुजस्सम सी अब साविया खानदादा को देख रही थी। कुत्तों से ज्यादा इस मुकाबले का खौफ था इसके इस अमल की क्या सजा दे वो नहीं जानती थी। वो एक बार फिर प्लेट से बेल्ट से पिटना नहीं चाहती थी। वो अभी तक खुद को मुकाबले की दी हुई अजियतों तजलील की आदी नहीं कर पाई थी। रोमियो टाइटैन पागल होते इस पर फूंक रहे थे, इस पर भौंक रहे थे। इसके फ्रॉक का दामन छोड़ने को तैयार न थे। रोमियो टाइटैन वो चीखा।
मगर वो पागल होते आयश को मुसलसल खौफजदा कर रहे थे। ज़ावियर खानज़ादा चीख पर टाइटन ने गुस्से से आयश पर जंप की थी। इससे पहले कि वो आयश को काटता, ज़ावियर खानज़ादा के आगे आते टाइटन को बाजू से दूर धकेल गया था। आयश फलक शिकाक चीख मारते हुए ज़ावियर खानज़ादा के सीने में समाई थी। ज़ावियर खानज़ादा इसे सीने से लगाए गर्दन मोड़े रोमियो टाइटन को खूंखार निगाहों से देखने लगा, जो मुसलसल भौंकते हाँफ गए थे। मगर वो आयश पर मुसलसल भौंक रहे थे। आई से बैक ऑफ, शी इज माइन, नॉट योर टारगेट। और हलक के बल दहाड़ा था। आयश उसके सीने में समाये, इसकी गर्दन में भीगा सा चेहरा छुपा गई थी। रोमियो टाइटन जुबान निकाले हाँफते हुए अब सिर्फ जावियार को देख रहे थे। आयश को सीने में समाये रोमियो टाइटन की तरफ पलटा। वो आयश को जावियार खानजादे के सीने में समाये देखते कूल डाउन हुए थे। आयश के नाजुक कमर पर जावियार खानजादे के दोनों बाजू लपटे थे। रोमियो टाइटन कूल डाउन हो चुके थे, मगर आयश को जावियार के सीने से चिमटा देखकर अब हसद से आयश पर आहिस्तेगी से भौंकने लगे। गो बैक टू योर हाइड आउट। वो गुस्से से फिर से गुर्राया। इनसे बेइंतहा खौफ खा रही थी। इसके सीने से लिपटे भी सूखे पत्ते की मानंद कांप रही थी। रोमियो टाइटन जो जावियार से लिपटना चाहते थे, वो खामोशी से अपने ठिकाने की तरफ बढ़ते थे। कूल डाउन, वो चले गए हैं। वो आयश के बालों में नरमी से उंगलियां फेरते से अपने साथ मजीद सख्ती से लिपटा गया था। आयश ने भीगा चेहरा जावियार की गर्दन से निकालते इसे देखा था। वो इसे मलामती सिर्फ निगाहों से देख रहा था। लहजे में नरमी थी, मगर आंखों में बेइंतहा सुर्खी थी। वो अपनी भीगी आंखें हथेली से रगड़ते से इसी लम्हे दूर हुई थी। जावियार की कलाई जकड़े तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। वह इसके हिसार में खिंचती चली गई थी। आयश की भीगी अमी नफरत अमीज निगाहें रोमियो टाइटन के ठिकाने की तरह थी। जावियार की तरह जावियार के हर रिश्ते, हर चीज नफरत, जिस 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 जिसने से इस जालिम इंसान को दीद मोहब्बत, वो इसके लिए कमरे में दाखिल हुआ। आयश निगाहें झुकाए अपनी सजा के इंतजार में इसके सामने खड़ी थी। वो जालिम इंसान को सजा न दे दे, ये हो नहीं सकता था। कबर्ड में ट्रॉली बैग पड़ा है, इसमें कपड़े पैक करो, हम अभी इसी वक्त हवेली के लिए निकलेंगे। वो सर्द लहजे में हुक्म देते वॉशरूम में दाखिल होते। दरवाजा धार से बंद कर दिया। आइस दरवाजे की दहाड़ पर लरस कर रह गई थी। वो खामोशी से आगे बढ़ते अपने कपड़े बैग में पैक करने लगी। वो सरदार जावियार ने मारने के बाद इस पर तरस खाकर इसके लिए खरीदे थे। मारने पीटने के बाद ये जावियार खानजादा की तरफ से तावान हो सकता था, मगर इसके लिए सिर्फ तारकोल के कपड़े थे। वो खामोशी से अप- एक बैग में डालने लगी। 5 मिनट बाद जावियार खानजादा बाहर रूम से बाहर था। वो स्याह ट्राउजर पर स्याह शर्ट, लेदर जैकेट पहने हुए थी। आयश इसे देखते लब काटते निगाहें झुका गई थी। वो सरसरुख निगाहों से इसे घूरते साइड टेबल की दराज से पिस्टल निकालते अपनी जैकेट के पॉकेट में अड़स गया। अपना वॉलेट जैक की पॉकेट में रखते वो अपना मोबाइल तलाश कर रहा था। मोबाइल न मिलने पर एक बार फिर से सिर्फ सर्द निगाहें आयश पर डाली। आयश के सर से घुड़ियों पर बेड से अपने गरम चादर उठाए वो अपने सर पर अच्छी तरह उड़ते खुद पर लपेट गई थी। जावियार खानदादा मुंह पर हाथ फेरते सीधा खड़ा हुआ, अपना गुस्सा को मुश्किल जब्त करने लगा। वो इसे बेल्ट से पीट चुका था। वो इसे बेल्ट से पीट न चुका होता तो वो थप्पड़ों से इसका चेहरा लाल कर देता। चाहकर भी इस पर हाथ न उठा सका, मगर अब यहाँ वो मजीद नहीं रुक सकता था। आयश मलिक किसी कमजोर दरवाजे से भी इससे दूर जाने का सोचे इसे गवारा न था। चलो, वो इस पर सरसुट निगाह डालते हुक्मिया लहजे में बोलते कमरे से निकल गया। आयश बैग पकड़े चादर अच्छी तरह सर पर जमाए इसके कदमों की तकलीफ में इसकी तरफ बढ़ी। गेट पर आते जावियार खानदादा ने इसे फिर से अपने खूंखार निगाहों के हिसार में लेते जमीन पर पड़ी 5-5 हज़ार के मड़े टुड़े नोट और अपना मोबाइल उठाया। अपनी जैकेट में डालते हुए इसे मुसलसल खूंखार निगाहों से घूर रहा था। आयश निगाहें झुकाए सिर्फ चेहरे के साथ खड़ी थी। जावियार खानजादा गेट खोलते इसकी कलाई चकरे बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। इससे बैग्स लेते पिछली सीट पर रखा था। आयश अगली सीट पर खामोशी से बैठी थी। वो ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी स्टार्ट कर गया था। गाड़ी अब हवेली की तरफ रवा दवा थी।
चलिए जी बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें। लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।